गुड मॉर्निंग विद्यार्थियों। डीपीएस के यूट्यूब चैनल पर चलने वाली ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। साइंस में हम रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकारों के बारे में अध्ययन कर रहे थे। इन अभिक्रियाओं के प्रकारों में हम संयोजन, वियोजन, विस्थापन व द्विविस्थापन अभिक्रिया के बारे में बात कर चुके हैं। आज हम आगे मंद अभिक्रिया के बारे में अध्ययन करते हैं। तो देखिए, मंद अभिक्रिया की परिभाषा क्या होगी, यानी वे अभिक्रियाएं जो बहुत धीमी गति से संपन्न हो, यानी वे अभिक्रियाएं जो बहुत धीमी गति से संपन्न हो, अर्थात इन अभिक्रियाओं को पूरा होने में घंटे, दिन या कई वर्ष लग जाते हैं। उस अभिक्रिया को हम क्या कहते हैं? मंद अभिक्रिया कहते हैं। तो देखिए परिभाषा क्या हुई, वे अभिक्रियाएं जो बहुत धीमी गति से संपन्न होती हैं, अर्थात इन अभिक्रियाओं को पूरा होने में घंटे, दिन या कई वर्ष लग जाते हैं। क्या कहलाती हैं? मंद अभिक्रियाएं। तो देखिए परिभाषा क्या हुई, वे अभिक्रियाएं जो बहुत धीमी गति से क्या होती हैं? संपन्न होती हैं, अर्थात इन अभिक्रियाओं को पूरा होने में घंटे, दिन या कई वर्ष लग जाते हैं। उन्हें हम क्या कहते हैं? मंद अभिक्रिया कहते हैं। अब आगे मंद अभिक्रियाओं के जो उदाहरण हैं हम उनकी चर्चा करते हैं। तो इसमें एग्जाम्पल नंबर 1, लोहे पर जंग लगना। तो लोहे पर जंग कब लगेगी या किस प्रकार लगती है कि लोहा ऑक्सीजन और जल के संपर्क में आए तब उस पर क्या लगती है? जंग लगती है। तो देखिए लोहे का जो प्रतीक है वो क्या होगा? Fe। किसके संपर्क में आ रहा है? ऑक्सीजन के, और इसके अलावा जल के संपर्क में। जब इन दोनों के संपर्क में आएगा तो लोहे पर क्या लगती है? जंग लगती है। अर्थात कहने का तात्पर्य यह है कि लोहे पर जंग दो आवश्यक परिस्थितियों में लगती है, एक जल है और दूसरा क्या है? ऑक्सीजन है। जब अभिक्रिया होगी तो क्या बनेगा यहाँ पे? जंग, यानी Fe2 यानी फेरिक ऑक्साइड O3, और फेरिक ऑक्साइड के साथ किसका अणु जुड़ेगा? जल का अणु H2O। अभिक्रिया को संतुलित करने के लिए यहाँ पे आयरन को 4 से क्या करेंगे हम? गुणा, जबकि ऑक्सीजन को किससे करेंगे? 3 से, और जल के अणु को किससे करेंगे हम? 6 से। जब हमने यहाँ पे Fe को किससे गुणा किया? 4 से। तो देखिए यहाँ पे कितनी संख्या इसकी? 2। तो इस उत्पाद को भी हम किससे गुणा करेंगे? 2 से। जब हमने इसको 2 से गुणा किया तो यहाँ पे देखो जल के अणु कितने हो रहे हैं? 2, जबकि यहाँ पे कितने हैं? 6। 6 करने के लिए यहाँ पे भी हमें क्या करना पड़ेगा? 3 से गुणा। अब आप देख सकते हो क्या बना? Fe2O3.3H2O, अर्थात यहाँ पे जल के कितने अणु हो गए? यदि इसको इससे गुणा करें हम 3 को तो कितने हो रहे हैं? 6। तो इस प्रकार से ये अभिक्रिया क्या हो रही है? संतुलित हो रही है। और ये क्या है? जंग। तो आपने देखा कि लोहे पर जंग कब लगेगी? जब लोहा ऑक्सीजन और जल के संपर्क में आता है तब उस पर क्या लगती है? जंग लगती है। इसके बाद हम दूसरे उदाहरण की बात करते हैं इसमें, और दूसरा उदाहरण हमारे पास पोटेशियम क्लोरेट का अपघटन। किसका अपघटन है? पोटेशियम क्लोरेट का।
तो देखिए पोटेशियम क्लोरेट का जो सूत्र होगा वो क्या होगा, KClO3। क्या कर रहे हैं हम, अपघटन किसकी उपस्थिति में करेंगे, उष्मा की उपस्थिति में। अर्थात कहने का मतलब ये है कि हम पोटेशियम क्लोरेट को क्या दे रहे हैं, उष्मा दे रहे हैं। और जब पोटेशियम क्लोरेट को हम क्या देंगे, उष्मा, तो ये क्या होगा, अपघटित होगा। और अपघटित होकर KCl यानी पोटेशियम क्लोराइड और ऑक्सीजन का क्या करेगा, निर्माण करेगा। अभिक्रिया को संतुलित करने के लिए यहाँ पे 2 से गुणा करेंगे और यहाँ पे भी हम किससे गुणा करेंगे, 2 से। जबकि ऑक्सीजन के अणु को हम किससे गुणा करेंगे, 3 से। तो इस प्रकार से यह अभिक्रिया भी क्या हो चुकी है, संतुलित हो चुकी है। इसके बाद हम तीसरा उदाहरण पढ़ते हैं इसका, और वो क्या है, यानी एस्टर का निर्माण होना। किसका निर्माण, एस्टर का। मंद अभिक्रिया में जो एग्जाम्पल नंबर तीसरा, यानी एस्टर का निर्माण। अब एस्टर का निर्माण किस प्रकार होगा या किन अभिकारकों के द्वारा होगा, तो उसमें एक तो होगा एथिल एल्कोहल और एक होगा एसिटिक अम्ल। तो देखिए एसिटिक अम्ल यानी CH3COOH, यह क्रिया किसके साथ कर रहा है, एथिल एल्कोहल C2H5OH। जब इन दोनों के बीच क्या होगी क्रिया, तो किसका निर्माण होगा, एस्टर का। ये हमारे पास क्या है, एसिटिक अम्ल, एसिटिक अम्ल, और ये हमारे पास है एथिल एल्कोहल, एथिल एल्कोहल। एथिल एल्कोहल का इसका दूसरा नाम क्या बोल सकते हैं हम, एथेनॉल भी यहाँ पे बोल सकते हैं। जब इन दोनों के बीच क्या होगी क्रिया, तो देखिए यहाँ पे जो एसिटिक अम्ल है वो कहाँ से टूटेगा, यहाँ से। अर्थात कहने का मतलब ये है कि एसिटिक अम्ल से क्या निकलेगा बाहर, हाइड्रोजन आयन, जबकि एथिल अल्कोहल से क्या निकलेगा, OH बाहर निकले जाएगा। अब एसिटिक अम्ल में क्या बचा हुआ है, CH3COO, ये किसके साथ जुड़ जाएगा, C2H5 के साथ। तो क्या बना उत्पाद की तरफ, CH3, आगे क्या है, COO। अब बताओ इसके आगे क्या जुड़ेगा इसमें, C2H5। तो क्या जुड़ा इसमें, C2H5। अब देखो यहाँ पे, यहाँ से एसिटिक अम्ल से बाहर क्या निकल रहा है, हाइड्रोजन आयन, जबकि एथिल अल्कोहल से क्या निकल रहा है, OH। तो यहाँ पे H और ये OH दोनों मिलकर किसका निर्माण करेंगे, जल का। और ये क्या है, एस्टर, और एस्टर भी कौन सा है, एथिल एसीटेट। तो ये कौन है, एथिल एसीटेट, यानी एथिल एसीटेट का मतलब क्या है, एस्टर। तो यहाँ पे किसका निर्माण हुआ, एस्टर का। और एस्टर का जो निर्माण हो रहा है वह कौन सी अभिक्रिया है, मंद अभिक्रिया। अब हम मंद अभिक्रिया के आगे जो अभिक्रिया हमारे पास वो है तीव्र अभिक्रिया। तो अब हम बात करते हैं किसके बारे में, तीव्र अभिक्रिया के बारे में। तो अगली अभिक्रिया का प्रकार है तीव्र अभिक्रिया। देखो अगर हम नाम से भी देखें, इससे पहले हमने जो पढ़ी है मंद, यानी वह अभिक्रिया जो धीमी गति से क्या हो, संपन्न, वो तो मंद अभिक्रिया। अब देखो इसके नाम से भी पता चल रहा है हमें कि तीव्र यानी वह अभिक्रिया जो बहुत तेजी से क्या हो, संपन्न हो, वह क्या कहलाएगी, तीव्र अभिक्रिया। तो देखिए वे अभिक्रियाएं जो बहुत तेजी से क्या हो, संपन्न हो, यानी पूरी हो, संपन्न होती हैं, क्या कहलाएंगी, तीव्र अभिक्रिया कहलाती हैं। अब हम इसमें क्या पढ़ेंगे, आगे उदाहरणों के बारे में चर्चा करेंगे। इसका एग्जाम्पल नंबर 1, यानी जो आयनिक अभिक्रियाएं हैं, कौन सी अभिक्रियाएं, आयनिक अभिक्रियाएं, वो कौन सी अभिक्रियाएं हैं, तीव्र अभिक्रिया। और हम एक अभिक्रिया की बात करते हैं जैसे कि NaOH,
यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड, और यहाँ पे किसके साथ क्रिया कर रहा है, HCl यानी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ। जब इन दोनों के बीच क्या होगी क्रिया, तो देखिए क्या बनेगा, NaCl, Na और यहां से क्या निकला Cl प्लस क्या बनेगा H2O। तो NaOH और जब HCl जब आपस में क्रिया करते हैं तो क्या बन रहा है, NaCl H2 यानी सोडियम क्लोराइड प्लस जल का निर्माण हो रहा है। और यह अभिक्रिया कौन सी है, तीव्र अभिक्रिया। ध्यान दें आप इस अभिक्रिया में, यह अभिक्रिया 10 की घात -10 सेकंड में क्या होगी, पूरी होती है। यानी पूरी होने का मतलब संपन्न होती है। यदि मैं इस अभिक्रिया की बात करूं कि यह अभिक्रिया कितने समय में पूरी होगी, तो आप इसके लिए बता सकते हैं कि यह अभिक्रिया 10 की घात -10 सेकंड में क्या होती है, पूरी होती है। तो हम कह सकते हैं कि यह जो अभिक्रिया है वो कैसी अभिक्रिया है, तीव्र अभिक्रिया है। आगे हम दूसरे एग्जाम्पल की बात करते हैं इसमें, और दूसरा एग्जाम्पल है हमारे पास AgNO3 यानी सिल्वर नाइट्रेट। और यदि सिल्वर नाइट्रेट की क्रिया हम किसके साथ दे दें, HCl के साथ, तो देखिए उत्पाद की तरफ क्या बनेगा Ag, और Ag के साथ क्या जुड़ जाएगा Cl, तो क्या बनेगा AgCl। यहाँ से क्या निकला NO3 और यहाँ से क्या H, तो क्या बनेगा HNO3 यानी नाइट्रिक अम्ल। तो यह अभिक्रिया भी कौन सी है, तीव्र अभिक्रिया। आगे हम तीसरी अभिक्रिया के बारे में बात करते हैं, और वह अभिक्रिया है पौधों में प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया। पौधों में प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया। जो पौधों में प्रकाश संश्लेषण की जो अभिक्रिया होती है, वह अभिक्रिया भी कौन सी है, तीव्र अभिक्रिया। तो देखिए पौधों में प्रकाश संश्लेषण की जो क्रिया है वो किस प्रकार होगी। तो क्या चाहिए पौधों में प्रकाश संश्लेषण के लिए, आप जानते हैं एक तो क्या चाहिए, कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए। इसके अलावा क्या चाहिए पौधों को, जल भी चाहिए। और क्या चाहिए, सूर्य का प्रकाश, सूर्य का प्रकाश। और पौधों में क्या होना चाहिए, क्लोरोफिल यानी पर्णहरित होना चाहिए। यदि ऐसा होगा तो कौन सी क्रिया हो जाएगी, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया। और जब प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होगी तो उत्पाद के रूप में या भोजन के रूप में क्या बनेगा, ग्लूकोज। और ग्लूकोज यानी C6H12 O6 प्लस ऑक्सीजन बाहर निकलेगी, O2 भी बाहर निकलेगी, और साथ में क्या निकलेगा, जल भी। संतुलित करने के लिए आप यहाँ पे ध्यान दीजिए, इसको 6 से गुणा करेंगे और इसको आप किससे गुणा कर देंगे, 12 से। यहाँ पे आप 6 से गुणा करेंगे और इसको भी 6 से गुणा। तो यह अभिक्रिया क्या हो चुकी है, संतुलित हो चुकी है। यानी पौधों में जो प्रकाश संश्लेषण की जो अभिक्रिया है वह भी कौन सी अभिक्रिया है, एक तीव्र अभिक्रिया है। अब आप इस अभिक्रिया में थोड़ा ध्यान देना कि जो पौधों में प्रकाश संश्लेषण की जो अभिक्रिया है, यह अभिक्रिया या इस अभिक्रिया का जो अर्ध आयुकाल है, ध्यान देना क्या बोला मैंने, अर्ध आयुकाल। यह अर्ध आयुकाल कितना है, 10 की घात -12 सेकंड। मैं किसकी बात कर रहा हूं, तीव्र अभिक्रिया की। और तीव्र अभिक्रिया में भी किसकी बात कर रहा हूं, पौधों में प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया की। इस अभिक्रिया का जो अर्ध आयुकाल है वो कितना है, 10 की घात -12 सेकंड। यहाँ पे अगर आप थोड़ा ध्यान देंगे तो मैंने एक शब्द बोला है, वो क्या है, अर्ध आयुकाल। यहाँ पे इस अर्ध आयुकाल का मतलब क्या है, इस अर्ध आयुकाल का मतलब क्या है, तो अर्ध आयुकाल का मतलब ये है कि वह समय जिसमें अभिकारक की आधी मात्रा
किसकी मात्रा, अभिकारक की आधी मात्रा किस में बदल जाए, उत्पाद में बदल जाए, उसे या उस समय को हम क्या कहते हैं, अर्धायु काल। तो क्या है, किसकी मात्रा, अभिकारक की आधी मात्रा किस में बदल रही है, उत्पाद में बदल रही है, तो वह समय क्या कहलाएगा, अर्धायु काल। और ये अर्धायु काल शब्द किसके लिए लिया है यहाँ पे हमने, पौधों में प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया के लिए। और इसका जो समय है इस अभिक्रिया का वो कितना है, समय मतलब अर्धायु काल, वो कितना है 10⁻12 सेकेंड। तो इस प्रकार से हमने दो अभिक्रियाएं पढ़ी अभी, एक हमने पढ़ा मंद अभिक्रिया और एक हमने पढ़ा तीव्र अभिक्रिया। अब आप थोड़ा सा ध्यान देना एग्जाम में कि इनमें यदि अंतर पूछे तो आप अंतर के साथ में इन अभिक्रियाओं को आप लिखें। इसके बाद हम जो अगली अभिक्रिया है हमारे पास उसके बारे में हम चर्चा करते हैं, और वह अभिक्रिया है अब हमारे पास अणु उत्क्रमणीय अभिक्रिया। कौन सी अभिक्रिया है, अणु उत्क्रमणीय अभिक्रिया। देखिए अगला प्रकार हमारे पास है अणु उत्क्रमणीय अभिक्रिया। क्या होगी इसकी परिभाषा, यानी वह अभिक्रिया जिसमें अभिकारक किन्हीं परिस्थितियों में संयुक्त होकर उत्पाद में बदल जाए, लेकिन उत्पाद उन्हीं परिस्थितियों में वापस अभिकारक में नहीं बदले। अर्थात ये जो अभिक्रियाएं हैं वो केवल एक ही दिशा में संपन्न होती हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं, अणु उत्क्रमणीय अभिक्रिया कहते हैं। तो देखिए परिभाषा क्या हुई, यानी वह अभिक्रिया जिसमें अभिकारक किन्हीं विशेष परिस्थितियों में संयुक्त होकर उत्पादों में बदल जाते हैं, लेकिन उत्पाद वापस उन्हीं परिस्थितियों में अभिकारक में नहीं बदले। अर्थात यह अभिक्रिया केवल एक ही दिशा में संपन्न होती है, एक ही दिशा में क्या होती है, संपन्न होती है। क्या कहलाएगी, अणु उत्क्रमणीय अभिक्रिया। एक बार फिर से आप परिभाषा देखें, वह अभिक्रिया जिसमें अभिकारक किन्हीं विशेष परिस्थितियों में, ध्यान दें विशेष परिस्थितियां, मतलब यहाँ पे विशेष परिस्थितियों का मतलब हो सकता है जैसे कि किसी अभिक्रिया को संपन्न होने के लिए दाब की आवश्यकता हो, ताप की आवश्यकता हो या फिर उत्प्रेरक की आवश्यकता हो, में संयुक्त होकर किस में बदल जाएं, उत्पादों में बदल जाए। लेकिन जो उत्पाद हैं जो यहाँ पे परिस्थिति लागू हुई थी, यानी वापस उन्हीं परिस्थितियों में अभिकारक में नहीं बदले। अर्थात यह अभिक्रिया केवल एक ही दिशा में क्या होती है,
संपन्न होती है, क्या कहलाती है? अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया कहलाती है। जैसे मैं यहां पे लिखूं अभिकारक है, किस में बदल रहा है? उत्पाद में बदल रहा है। यहाँ पे जो अभिकारक है उसमें हमने ऐसी कोई परिस्थितियां ढाली या अभिकारक में ऐसी परिस्थितियां उपस्थित हैं यहाँ पे हमने लागू की जिसके कारण अभिकारक किस में बदल रहा है? उत्पाद में। लेकिन जो उत्पाद है वापस किस में नहीं बदल रहा है? अभिकारक में नहीं बदल रहा है। तो आप देख सकते हैं ये अभिक्रिया केवल एक ही दिशा में संपन्न हो रही है। ये देखो क्या बता रहे हैं? अभिक्रिया की दिशा, और ये अभिक्रिया की दिशा केवल एक ही दिशा में बता रहा है। दिशा का मतलब कि अभिकारक किसको बना रहा है? उत्पाद को बना रहा है। इसके हम उदाहरणों की बात करें तो देखिए इसके उदाहरण क्या होंगे। जो पहला उदाहरण है इसका, पोटेशियम क्लोरेट को हम क्या कर रहे हैं? गर्म। जब हम पोटेशियम क्लोरेट को क्या करेंगे? गर्म करेंगे तो यह अपघटित होकर किस में बदल जाएगा? KCl में, प्लस किस में बदल जाएगा? ऑक्सीजन में ये बदल जाएगा। तो आप इस अभिक्रिया में देख सकते हैं कि जो ये अभिक्रिया है वो कौन सी है? अनुत्क्रमणीय। अब अनुत्क्रमणीय क्यों है? क्योंकि इस अभिक्रिया में जो बना उत्पाद है पोटेशियम क्लोराइड व ऑक्सीजन वापस पोटेशियम क्लोरेट में नहीं बदल रहे हैं। इस कारण यह अभिक्रिया कौन सी है? अनुत्क्रमणीय। इसके बाद यदि हम दूसरी अभिक्रिया की बात करें तो जैसे कि कार्बन किसके साथ क्रिया कर रहे हैं? ऑक्सीजन के साथ। और क्या बना रहे हैं? कार्बन डाइऑक्साइड। यह भी कौन सी अभिक्रिया है? अनुत्क्रमणीय। इसके बाद यदि हम बात करें मेथेन यानी CH4, ऑक्सीजन के साथ क्रिया, क्या बनेगा? कार्बन डाइऑक्साइड तो बनेगी, इसके साथ में और क्या बनेगा? जल भी बनेगा। अभिक्रिया को संतुलित करने के लिए यहाँ पे 2 से गुणा करेंगे और यहाँ पे भी हम किससे गुणा करेंगे? 2 से। तो जो ये अभिक्रिया है वह भी कौन सी है? अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया है। तो अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया की परिभाषा और इसके बाद हमने क्या पढ़े? उदाहरण। अब हम अगली अभिक्रिया का जो प्रकार है वो क्या है? अनुत्क्रमणीय की जगह क्या होगी? उत्क्रमणीय अभिक्रिया। तो देखिए उत्क्रमणीय अभिक्रिया की परिभाषा क्या होगी? उदाहरण क्या होंगे इसके? तो देखिए जो परिभाषा है वो मैं इसी से बना रहा हूं या इसी परिभाषा में कुछ चेंज कर रहा हूं, तो वह किसकी बन जाएगी? उत्क्रमणीय अभिक्रिया की बन जाएगी। यानी वह अभिक्रिया जिसमें अभिकारक किन्हीं विशेष परिस्थितियों में संयुक्त होकर उत्पादों में बदल जाए। अब आगे ध्यान देना, उत्पादों में बदल जाए, लेकिन यहां से हटा देंगे और अब आगे एवं उत्पाद वापस उन्हीं परिस्थितियों में अभिकारक में, यहां पे क्या है? नहीं बदले, लेकिन यहां पे क्या होगा? अभिकारकों में बदल जाए। अभिकारकों में बदल जाए, अर्थात यह अभिक्रिया केवल, अब देखो फिर से केवल का मतलब यहाँ पे तो एक ही दिशा में हो रही थी, लेकिन अब जो उत्क्रमणीय अभिक्रिया होगी वो 2 दिशाओं में होगी, अर्थात यह अभिक्रिया दोनों दिशाओं में क्या होती है? संपन्न होती है। क्या कहलाएगी? उत्क्रमणीय अभिक्रिया। तो देखिए परिभाषा, यदि आप अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया की परिभाषा याद करते हैं तो उत्क्रमणीय अभिक्रिया की परिभाषा भी आपको स्वतः याद हो जाएगी। उसमें थोड़ा सा आपको क्या करना पड़ेगा? चेंज करना पड़ेगा। और वो देखिए चेंज क्या है, यानी वह अभिक्रिया जिसमें अभिकारक किन्हीं विशेष परिस्थितियों में संयुक्त होकर उत्पादों में बदल जाए। लेकिन वहां पे क्या था? लेकिन यहाँ पे क्या है? एवं उत्पाद वापस उन्हीं परिस्थितियों में अभिकारक में बदल जाए, अर्थात यह अभिक्रिया दोनों दिशाओं में क्या होती है? संपन्न होती है। तो वह क्या कहलाती है? उत्क्रमणीय अभिक्रिया कहलाती है।
अर्थात जो अभिकारक है वो किसको बना रहा है, उत्पाद को बना रहा है, और जो उत्पाद है वो वापस किसको बना देगा, अभिकारक को बना देगा। तो आप देखिए इस अभिक्रिया में मैंने, या इस अभिक्रिया को मैंने दोहरे तीर से क्या किया है, व्यक्त किया है। यानी जो अभिकारक है वो किसको बना रहा है, उत्पाद को बना रहा है। देखो तीर का निशान उत्पाद की तरफ जा रहा है, और उत्पाद यहाँ पे किसको बना रहा है, अभिकारक को, यानी ये वाला तीर। तो उत्पाद किसको बना रहा है, अभिकारक। और जब ऐसा होता है तो वह अभिक्रिया क्या कहलाती है, उत्कर्मणीय अभिक्रिया कहलाती है। अब आप थोड़ा सा और ध्यान दें कि जो इस अभिक्रिया में, कौन सी अभिक्रिया में, उत्कर्मणीय अभिक्रिया में, जो अभिकारक किसको बनाता है, उत्पाद को। या मैं बोल सकता हूं कि वे अभिक्रियाएं जो बाएं से किस ओर चलती हैं, दाईं ओर, उन अभिक्रियाओं को क्या नाम दिया जाता है, अग्र अभिक्रिया। जबकि वे अभिक्रियाएं जिनमें उत्पाद किसको बनाए, अभिकारक को, अर्थात दाएं से बाईं ओर चलती हैं, वे अभिक्रियाएं क्या कहलाएंगी, प्रतीप अभिक्रिया। और प्रतीप की जगह आप दूसरा शब्द भी यूज कर सकते हैं, और वो होगा विपरीत अभिक्रियाएं, प्रतीप अभिक्रिया। तो हमने अभी क्या पढ़ी, इसकी परिभाषा। अब हम इसके क्या पढ़ेंगे, उदाहरण। यदि हम इसके उदाहरणों की बात करें तो देखिए पहला उदाहरण क्या होगा, N2 यानी नाइट्रोजन किसके साथ क्रिया कर रही है, ऑक्सीजन के साथ। जब ऑक्सीजन के साथ क्रिया करेगी तो क्या बनेगा, नाइट्रिक ऑक्साइड। क्या बनेगा, नाइट्रिक ऑक्साइड। अब ये जो बना हुआ उत्पाद है यह वापस किसको बना देगा, अभिकारक को, यानी नाइट्रोजन और ऑक्सीजन को बना देगा। तो देखिए, तो ये अभिक्रिया तो कौन सी हो गई, अग्र अभिक्रिया, और ये कौन सी है, प्रतीप अभिक्रिया। इसके बाद दूसरा एग्जांपल देखिए आप इसमें, N2 यानी नाइट्रोजन किसके साथ क्रिया कर रहा है, हाइड्रोजन के साथ, H2। क्या बनेगा, 2NH3 यानी अमोनिया बनेगी। और ये जो बनी हुई अमोनिया है ये वापस किस में बदल जाएगी, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन में बदल जाएगी। तो यह अभिक्रिया कौन सी होगी, फिर उत्कर्मणीय है। तो इस अभिक्रिया को भी हम किससे दर्शाएंगे, दोहरे तीर से। तो अभिकारक से उत्पाद बनना, अगर अभिक्रिया, उत्पाद से क्या बनना, अभिकारक बनना, क्या होगी, प्रतीप अभिक्रिया। ये क्या होगी, अग्र अभिक्रिया, और ये क्या होगी, प्रतीप अभिक्रिया। इसके बाद एक उदाहरण और देख सकते हैं आप, तीसरा, और तीसरा है H2I2 यानी हाइड्रोजन किसके साथ क्रिया कर रहा है, आयोडीन के साथ क्रिया कर रहा है। और जब आयोडीन के साथ ये क्रिया करेगा तो किसका निर्माण करेगा, हाइड्रोजन आयोडाइड का, HI का। अभिक्रिया को संतुलित करने के लिए, यहाँ पे ध्यान दीजिए, इस अभिक्रिया को संतुलित करने के लिए यहाँ पे क्या करेंगे आप, 3 से गुणा करेंगे। इस अभिक्रिया को संतुलित करने के लिए यहाँ पे आप किससे गुणा करेंगे, इसको 2 से। और आप देखिए जो पहला उदाहरण अपने, उसमें भी हमने इसको अभी तक संतुलित नहीं किया। यहाँ पे N2 यानी 2 हैं इसके, जबकि यहाँ पे हमने 1 ही लगा रखा है। तो आप इसको भी किससे गुणा कर देंगे, 2 से। H2 + I2, तो क्या बना यहाँ पे, 2HI। अब आप देखिए जो हाइड्रोजन क्या है, आयोडाइड, हाइड्रोजन आयोडाइड, ये वापस किसको बना रहा है, हाइड्रोजन व आयोडीन को बना रहा है। तो ये कौन सी अभिक्रिया होगी, उत्कर्मणीय होगी। क्यों होगी, क्योंकि जो अभिकारक है वो किसको बना रहा है, उत्पाद को, और जो उत्पाद है वो वापस किसको बना रहा है, अभिकारक को। तो ये कौन सी हो जाएगी, अग्र अभिक्रिया। और ये वाली कौन सी हो जाएगी, प्रतीप अभिक्रिया। तो ये क्या थी अपने पास है, अग्र अभिक्रिया। अब आज जो हमने हैं 4 प्रकार पढ़े। एक हमने पढ़ा मंद अभिक्रिया, उसके बाद हमने पढ़ा तीव्र अभिक्रिया और अनुत्कर्मणीय,
और लास्ट में हमने पढ़ा उत्क्रमणीय अभिक्रिया। इसके आगे जो अभिक्रियाओं के प्रकार हैं वो हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे।